हेलो गाइस, वेलकम टू अर्जुन क्लासेज यूट्यूब चैनल और arjuntheory.com वेबसाइट। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर किरण प्रकाशिकी यानी रे ऑप्टिक्स का पार्ट 5। इसके अन्य पार्ट पहले अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ये नोट्स, इनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्रॉपर ढंग से लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है अपवर्तन के उदाहरण। ठीक है, यानी एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। तो उदाहरण समझने से पहले, उदाहरण ये कौन से उदाहरण है, मतलब अपन रियल लाइफ में अपवर्तन की घटना को कहाँ देखते हैं। ठीक है, ये इसके अपन कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड में ये सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप इससे पिछला लेक्चर यानी कि पार्ट 4 देखें। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जल्दी से, उसके बाद अपन देखेंगे ये एग्जाम्पल या उदाहरण। ठीक है, तो अपवर्तन में क्या होता है कि अपने पास दो माध्यम होते हैं, दो पारदर्शी माध्यम होते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, अपवर्तन हो रहा है मतलब माध्यम दोनों क्या होंगे, पारदर्शी। क्योंकि अपवर्तन में किरणें एक से दूसरे माध्यम में जाती है। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया माध्यम 1, ये मैंने मान लिया माध्यम 2। ठीक है, तो यहाँ से प्रकाश किरण आएगी। ठीक है, और यहाँ अपने को पता है क्या होता है, अभिलंब। ठीक है, इस अभिलंब से अपवर्तन के पश्चात यहाँ से प्रकाश किरण एक माध्यम से आई, दूसरे माध्यम में घुसने से पहले यहाँ अभिलंब से या तो पास आ जाती है या ये दूर हट जाती है। इन दोनों में से कोई एक घटना होगी, या तो ये प्रकाश किरण अभिलंब के पास आ जाएगी या दूर हट जाएगी। ठीक है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं होगा, या तो इस एंगल से ये कम होगा या ये ज़्यादा होगा। इस घटना को क्या बोलते हैं, अपवर्तन। ठीक है, अब ये कब पास आएगी कब दूर जाएगी, जब ये n1 इसका मान लो अपवर्तनांक है, इसका मान लो अपवर्तनांक 2 है। जब ये विरल है यानी कि n1 कम है n2 से, यानी कि विरल से जब सघन में आएगी तो ये प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, इस अभिलंब के पास झुक जाएगी। और जब ये सघन से विरल में आएगी तो ये दूर हो जाएगी। ठीक है, इस घटना को अपन क्या बोलते हैं, अपवर्तन। अब इस अपवर्तन की घटना पे अपने को देखने उदाहरण जो कि रियल लाइफ में अपन कहाँ देखते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं अपना पहला उदाहरण, पानी या द्रव में रखी वस्तु ऊपर उठी हुई दिखाई देना। ठीक है, पानी या किसी भी लिक्विड की बात करें अगर, तो आपने ये एग्जांपल आपने छोटी क्लासों में या आपने रियल लाइफ में भी कभी कभी देखा होगा कि जब अपन किसी पानी में रखी हुई वस्तु को देखते हैं ऊपर से, ठीक है, तो वो अपने को कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। इसका कारण क्या है, इसके पीछे क्या रीजन है। ठीक है, तो इसका कारण ये है, तो कारण समझने से पहले अपन ये देख लेते हैं रियल में होता क्या है। ठीक है, तो जब वस्तु तथा प्रेक्षक दोनों अलग अलग माध्यमों में स्थित होते हैं। ठीक है, वस्तु और प्रेक्षक दोनों अलग अलग माध्यमों में होते हैं। जैसे अभी एग्जांपल लो आपका और उस बर्तन में रखी हुई वस्तु का, तो वो बर्तन में जो वस्तु रखी है वो किसी लिक्विड में रखी है यानी कि द्रव में रखी है। जैसे आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं पानी में। ठीक है, तो उस वस्तु का माध्यम क्या है, पानी। आप किस में खड़े हैं, हवा में, तो दोनों का क्या हो गया, माध्यम अलग। तो यही कह रहा है कि जब वस्तु तथा प्रेक्षक दोनों अलग अलग माध्यमों में स्थित होते हैं, ठीक है, तब अपवर्तन के कारण वस्तु अपनी मूल अवस्था से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ठीक है, क्योंकि अपवर्तन की घटना हो रही है मतलब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। तो प्रकाश किरणें कहाँ से कहाँ आ रही है, देखो इस एग्जाम्पल से समझते हैं। अपने पास मान लो कोई बर्तन है ये, ठीक है, इसमें ये पानी भरा हुआ है और यहाँ मैंने मान ली शुरुआत में वस्तु यहाँ रखी हुई है, यानी कि वस्तु इसके पेंदे में यहाँ रखी हुई है। यहाँ ऊपर से कोई प्रेक्षक इस वस्तु को देख रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि प्रकाश किरणें, वस्तु क्यों दिखती है अपने को, क्योंकि वहाँ से कोई प्रकाश किरणें आ रही होगी और अपनी आंखों तक पहुँच रही होगी। ठीक है, तो मैंने मान लिया प्रकाश किरण कोई अपने को, क्योंकि कोई भी प्रतिबिंब बनाने के लिए अपने को मिनिमम 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। तो मैंने मान लिया 2 प्रकाश किरणें, एक प्रकाश किरण कुछ ऐसे जा रही होगी, एक ऐसे जा रही होगी।
तो अपने को पता है इस प्रकाश किरण के साथ साथ चलते हैं, इसके साथ क्या होने वाला है। यहाँ से प्रकाश किरण, क्योंकि माध्यम सेम है तो ये सीधी जाएगी, सीधी जाते जाते अब अपने को पता है यहाँ तक तो ये पहुँच गई, क्योंकि माध्यम सेम था, सीधी सीधी पहुँच गई। अब अपने को पता माध्यम चेंज हो गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने को पता है जब भी प्रकाश किरण माध्यम चेंज करती है तो क्या होता है, अपवर्तन की घटना होती है। तो देखो यहाँ अपन एक नॉर्मल खींच देते हैं, यानी कि अभिलंब। तो यहाँ से प्रकाश किरण क्या होगी, दूर हट जाएगी अभिलंब से। क्यों, क्योंकि ये लिक्विड है, लिक्विड का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, यहाँ हवा है, हवा की तुलना में, ठीक है। तो सघन से विरल में जा रही है तो ये प्रकाश किरण माध्यम से दूर हट जाएगी, तो ये प्रकाश किरण कुछ ऐसे जाएगी। अब दूसरी प्रकाश किरण, क्योंकि मिनिमम अपने को 2 चाहिए होती है, तो दूसरी प्रकाश किरण के साथ चलते हैं। ये दूसरी प्रकाश किरण कुछ ऐसे गई, यहाँ मैंने अभिलंब खींच लिया, N1 नाम दे दिया। तो ये भी सेम वही घटना होने वाली है कि ये सघन है, ये विरल है, प्रकाश किरण जाते ही यहाँ से अपवर्तन होगा और वो अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया सिर्फ 2 प्रकाश किरणें लेके आपको समझाने के लिए, क्योंकि अपने को पता है किसी भी वस्तु से हजारों प्रकाश किरणें निकल रही होती है, ठीक है। तो उन प्रकाश किरणों में से कुछ प्रकाश किरणें प्रेक्षक यानी देखने वालों की आंख में भी जा रही होगी, तभी तो उसका प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कुछ प्रकाश किरणें उसकी आंखों में भी जा रही है, ठीक है। लेकिन अपन अभी इन 2 की प्रकाश किरणों को लेकर ही समझेंगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि ये प्रकाश किरणें कुछ ऐसी जाएगी, ठीक है, ऐसी मतलब अपनी दिशा बदल देगी। अब इन दोनों को अपन पीछे मोड़ के दिखाते हैं, मतलब पीछे बढ़ा के दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने पीछे बढ़ाया और इसको पीछे बढ़ाया, तो प्रकाश किरणें कहाँ मिल रही है, यहाँ पे। तो अब मैंने आपको शायद फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि प्रकाश किरणें जहाँ भी मिलती है वहाँ प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो प्रकाश किरणें मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो यहाँ मिल तो रही नहीं है, दोनों अलग अलग जा रही है, लेकिन पीछे बढ़ाने पे ये यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि आभासी स्थिति, ठीक है। तो ये वस्तु यहाँ, यानी कि इसका प्रतिबिंब कुछ मतलब वस्तु यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। तो यहाँ अपने को क्या देखेगा, ये देखेगा। वास्तविक स्थिति तो ये है, लेकिन अपने को ऐसा लगता है जो प्रकाश किरणें आ रही होती है तो अपने को ऐसा लगता है कि प्रकाश किरणें कुछ यहाँ से आ रही है, तो अपने को दिखता है ये कुछ इतनी ऊंचाई पे उठी हुई दिखती है वो वस्तु, ठीक है। अब अपन देखते हैं, ये तो अपन ने देख लिया फिजिकली होता क्या है, क्योंकि फिजिकली समझने के साथ साथ अपने को फॉर्मूले वगैरह भी देखने हैं ताकि अपन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर पाएँ, ठीक है। तो मैंने मान लिया शुरुआत में इसकी जो वस्तु की गहराई है, यानी कि इसकी सतह से, पानी की सतह से वस्तु H, कैपिटल H गहराई पर स्थित है, ठीक। अच्छा, तो शुरुआत में वास्तविक गहराई यानी कि पानी की सतह से जितनी गहराई पे वस्तु रखी है उसको अपन बोलते हैं वास्तविक गहराई, जो कि अपन ने मान लिया H है, ठीक है, वास्तविक गहराई H। और जो अपने को वस्तु जितनी उठी हुई दिखाई देती है, यानी कि उस सतह से जहाँ वस्तु दिख रही है, ये यहाँ, तो यहाँ ये जो आज हाइट है मैंने मान लिया, या गहराई अपन कह सकते हैं H, स्मॉल h, इसे अपन कहेंगे आभासी गहराई। एक वास्तविक गहराई, दूसरा आभासी गहराई। अब इनमें रिलेशन अपने को देखना है, ठीक है, आभासी गहराई और वास्तविक गहराई में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो माना किसी बर्तन में H गहराई यानी कि वास्तविक गहराई तक पानी या द्रव भरा है जिसका अपवर्तनांक n है। पानी कहाँ तक भरा है, H गहराई तक, और उसका अपवर्तनांक मैंने मान लिया n है, यानी कि पानी का अपवर्तनांक n है, ठीक है। तो अपने को बताना है कि वास्तविक गहराई कितनी होगी, यानी कि वस्तु अपने को उस सतह से कितनी नीचे दिखाई देगी। अपने को बाद में कितनी उठी वो भी अपन निकाल लेंगे, अभी तक अपन देख रहे हैं कि सतह से कितनी गहराई तक अपने को वस्तु दिखेगी। तो आभासी गहराई इज इक्वल टू वास्तविक गहराई H अपॉन द्रव का अपवर्तनांक n, यानी कि इसमें रिलेशन होता है H इज इक्वल टू H बाई n, यानी कि जो अपने को हाइट दिखेगी, गहराई दिखेगी, वो जो वास्तविक गहराई है अपॉन उस द्रव का कितना अपवर्तनांक है, जो द्रव जिस द्रव में वस्तु रखी हुई है, ठीक है। तो मैं n को इधर भेज देता हूँ, h को उधर, तो यहाँ से n आ जाएगा h बाई स्मॉल h, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे छोटे नंबर में यानी कम नंबर में छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब कोई आपको पूछ ले अगर कि वस्तु का वास्तविक स्थिति से विस्थापन कितना हुआ, ठीक है, यानी वस्तु कितनी विस्थापित हुई अपने को दिख रही है, ठीक है। तो मैंने मान लिया विस्थापन x हुआ। अब इस x की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, तो सीधी सी बात है कि शुरू में ये इतनी गहराई पे थी,
अब भी ये इतनी गहराई पे है, तो विस्थापन कितना हुआ, इतना, यानी कि वस्तु यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हुई। तो ये अपन कैसे निकालेंगे, h माइनस एच, ये टोटल था, ये इतना है, अभी जो दिख रही है, तो विस्थापन कितना हो, ये इतना, तो h माइनस एच, तो विस्थापन जो होगा वो होगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये भी कभी कभी न्यूमेरिकल में डेटा पूछ सकते हैं, जैसे न्यूमेरिकल दे दिया, उसमें पहली चीज़ ये अपवर्तनांक पूछ लिया, दूसरा पूछ लिया आपसे कि विस्थापन कितना होगा। ठीक है, अब एक नोट देखते हैं कि आभासी गहराई द्रव के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। बात अपन ने देखी कि आभासी गहराई किस पर निर्भर कर रही है, अपवर्तनांक पर। ठीक है, फॉर्मूले में क्या आ रहा है, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक, अब यहाँ से देखो अपवर्तनांक में रिलेशन क्या है, आभासी गहराई इज इक्वल टू वास्तविक गहराई अपॉन n। अब अगर मैं n को बढ़ाऊँ, ठीक है, n को बढ़ाऊँ, n बढ़ाऊँगा तो क्या होगा इसमें, क्योंकि आभासी गहराई तो वास्तविक गहराई तो सेम है। अगर n बढ़ाऊँगा, नीचे भाग में बढ़ाऊँगा, जैसे यहाँ n शुरुआत में मैंने मान लो 2 है, अब मान लो मैंने 4 कर दिया, तो h में 4 का भाग लगेगा, तो h आभासी गहराई क्या आएगी, कम आएगी, और कम आएगी। कम आएगी मतलब ये गहराई कम आएगी, मतलब ये वस्तु और ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। इसको आप रटने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें कि h क्या है अपने पास, कैपिटल H अपॉन n। ठीक है, अब अगर मैं n बढ़ाऊँगा, तो यानी कि बढ़ाऊँगा मतलब बड़ी संख्या के भाग दे रहा हूँ, बड़ी संख्या का भाग दूंगा तो ये वैल्यू हमेशा छोटी आएगी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट में जैसे जैसे नीचे वैल्यू बढ़ाता जाऊँगा, ये कम होता जाएगा। ठीक है, कम होता जाएगा मतलब ये अपन ऊपर से h नाप रहे हैं, ऊपर से h कम नाप रहे हैं, मतलब ये ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये नोट में ये लिखा है कि आभासी गहराई द्रव के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। पहली बात तो ये। दूसरी, अपवर्तनांक बढ़ाने पर आभासी गहराई कम अर्थात वस्तु अधिक ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये नोट भी समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल, ठीक है, जो कि ऐसा बोर्ड में पूछा जाता है। एक टैंक में 120 mm ऊंचाई तक बेंजीन भरी है। ठीक है, मैंने कहा था उसमें ज़रूरी नहीं है पानी हो, कोई भी लिक्विड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ इसमें क्या भरा है, बेंजीन। ठीक है, तो टैंक की तली में रखी वस्तु की आभासी गहराई एक माइक्रोस्कोप द्वारा 80 mm मापी गई, यानी कि रियल या वास्तविक जो क्या है गहराई वो है 120 mm, और जो देखते टाइम या माइक्रोस्कोप से जो अपने को मिली वो क्या थी, आभासी। आभासी कितनी थी, 80 mm। तो अपने को क्या पूछा है, बेंजीन का अपवर्तनांक क्या होगा। तो ये रिलेशन अब अपन ने अभी देखा है कि अपवर्तनांक n इज इक्वल टू वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई। वास्तविक गहराई 120 mm थी और ये थी 80 mm। ठीक है, तो यहाँ n आ गया 1.5। अब देखो यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात मैं अभी बताने वाला हूँ आपको कि ये n जो होता है, ये अपवर्तनांक, ये इकाई रहित होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इकाई रहित क्यों होता है। देखो n क्या होता है, वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई h/h। अब अपने को पता है अपन गहराई या दूरी किसी को इसको किस में नापते हैं, मीटर में, अपॉन वास्तविक गहराई, क्योंकि वो भी गहराई है तो उसको भी मीटर में नापेंगे, तो मीटर से मीटर कट गया, तो ये क्या आ गया, इकाई रहित। ठीक है, तो आपको कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं कि n की इकाई क्या होती है, तो n क्या होता है, इकाई। चलिए अपवर्तन का अब देखते हैं दूसरा उदाहरण जो कि अपन रियल लाइफ में देखते हैं। तो सूर्य का सूर्योदय से पहले तथा सूर्य अस्त के बाद तक दिखाई देना। ठीक है, आपने देखा होगा सूर्य उदय होने से पहले जस्ट थोड़ी देर पहले अपने को दिखना शुरू हो जाता है, और सूर्य अस्त के बाद तक, सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद तक अपने को थोड़ी देर तक सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि उसकी किरणें दिखाई देती है। इसके पीछे का कारण भी क्या है, अपवर्तन है। ठीक है, वो कारण कैसे है वो अभी अपन समझेंगे कि वायुमंडल में घनत्व के आधार पर अलग अलग गैसों की क्रमिक परतें होती है। ठीक है, आपको पता होगा, आपने छोटी क्लासों में या 11th में पढ़ा होगा कि गैसें जो होती है वायुमंडल में, गैसें हैं ये घनत्व के आधार पे वायुमंडल में रहती है। जैसे कोई भारी गैस है तो वो पृथ्वी की सतह पर रहेगी। ठीक है, उससे हल्की गैस है वो उससे ऊपर रहेगी, उससे हल्की उससे ऊपर, उससे हल्की उससे ऊपर, यानी कि घनत्व के आधार पे वो व्यवस्थित रहती है। जैसे हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है तो ये बहुत ऊपर होती है, यानी कि ये ऊपर सूर्य के पास होती है। ठीक है, यानी कि सूर्य आपको पता हो तो हाइड्रोजन का ही बना है। ठीक है, तो ये अपने को एक बात यहाँ से सीखनी है कि वायुमंडल में जो
जो गैसें होती है वो किस आधार पर रहती है, घनत्व के आधार पर। ठीक है, तो वायुमंडल में घनत्व के आधार पर अलग अलग गैसों की क्रमिक परतें होती है। ठीक है, अतः सूर्य से पृथ्वी की ओर आने वाली प्रकाश किरणों का क्रमिक अपवर्तन होता है। ठीक है, आपको मैंने अपवर्तन की पहली क्लास में बताया था कि आप अपवर्तनांक को एक तरीके से घनत्व की तरफ से देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक तरीके से वो घनत्व ही है। ठीक है, जैसे मैं दो माध्यम लेता हूँ, माध्यम 1, माध्यम 2, इसका अपवर्तनांक है n1, इसका अपवर्तनांक n2। अगर मैं बात करूँ कि n2 इज़ ग्रेटर देन n1, यानी कि इसका अपवर्तनांक माध्यम 2 का अपवर्तनांक ज़्यादा है माध्यम 1 से, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसका क्या है, घनत्व ज़्यादा है, इससे ये घनत्व ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, जो गैसें हैं वो क्या है, घनत्व के आधार पर रखी हुई है। ठीक है, तो प्रकाश किरणें सीधी सी बात है सूर्य से आ रही है तो उसका क्या होगा, अपवर्तन, क्योंकि यहाँ क्या है, अपवर्तनांक चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अपवर्तन की घटना होगी। इस कारण अपने को क्या दिखा देता है कि सूर्य 2 मिनट पहले, सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्योदय के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। वो कैसे होता है, देखिए मान लो ये अपने पास कोई पृथ्वी है, यानी कि ये पृथ्वी है, इस पर कोई व्यक्ति, अपन एज्यूम करते हैं कोई व्यक्ति इसकी सतह पर खड़ा है, तो इसको सतह को अपन आगे बढ़ाते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, क्षितिज या ग्राउंड लेवल। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है। यहाँ से सूर्योदय हो रहा है, यानी कि सूर्योदय मतलब सूर्य कहीं इधर था, जैसे ही अपने ग्राउंड लेवल से ऊपर आया अपने को दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान लो 2 मिनट थोड़ी देर पहले सूर्योदय होने वाला है। ठीक है, इस कंडीशन पे है, यानी कि ये इधर ग्राउंड लेवल की ओर आएगा। ठीक है, हालांकि सूर्य नहीं आता, सूर्य तो स्थिर है, लेकिन पृथ्वी की गति होती है। ठीक है, पृथ्वी की गति के कारण, लेकिन आप ऐसा अभी समझ लें कि सूर्य कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, तो प्रकाश किरणें रियल में कैसे आ रही है, ऐसे। ठीक है, यहाँ से शुरू हुई प्रकाश किरण। ठीक है, तो ये क्रमिक अपवर्तन कहीं हो रहा होगा, ऐसे करके कहीं आके आंखों में आ रही है, तभी अपना प्रतिबिंब यहाँ सूर्य का बनेगा। लेकिन ये अपवर्तन के कारण ऐसे आ रही है। ठीक है, तो अपने को क्या लगता है कि ये प्रकाश किरणें ऐसे आ रही है सीधी। ठीक है, क्योंकि ये तो अपवर्तन के कारण रही है ऐसे, तो अपने को ऐसा लगता है कि प्रकाश किरण यहाँ से सीधी आ रही है, तो अपने को सूर्य कहाँ दिखाई देता है, यहाँ। ठीक है, तो अपने को 2 मिनट पहले, ये इनका गैप कितना होता है, 2 मिनट, ये देखा गया कि ये इसका गैप होता है 2 मिनट। तो सूर्योदय होने से पहले अपने को सूर्य दिख जाता है, और जब अस्त होता है तो सूर्य होता तो यहाँ पे है, लेकिन अपने को दिखता है यहाँ पे, यानी कि सूर्य तो ढल चुका है लेकिन अपने को अभी तक दिख रहा है, क्योंकि 2 मिनट बाद तक अपने को दिखता रहेगा। ठीक है, ये घटना होती है सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम। ठीक है, तो यहाँ से अपन कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं कि जिसके कारण जिसके मतलब क्रमिक अपवर्तन के कारण सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। वास्तविक स्थिति तो ये थी, लेकिन इससे कुछ ऊपर उठा हुआ यहाँ दिखाई देता है। अतः सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य की आभासी स्थिति प्रेक्षक को प्राप्त होती है, 2 मिनट पहले की स्थिति अपने को प्राप्त होती है। ठीक है, इसी प्रकार सूर्यास्त के समय 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक है, तो ये आप इतना लिख देंगे तो बोर्ड के लिए सफिशिएंट है। बाकी ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ऐसे इस पर अपन और भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन बोर्ड के लिए ये सफिशिएंट है। इसका एक और एग्जाम्पल आता है अपवर्तन का, तारों का टिमटिमाने का कारण भी क्रमिक वायुमंडलीय अपवर्तन है। ठीक है, इस पे बोर्ड में कोई क्वेश्चन आने का कोई चांस नहीं बनते हैं। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है, क्रमिक वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा कंप्लीट। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और इस चैप्टर के नोट्स आपको अगर लेने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, और अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से रिलेटेड वीडियोस इसमें अपलोड होते रहते हैं, जिससे आप अपने बेसिक कंसेप्ट जो है, जो साइंस को समझने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।